बारिश में गरीब सास बहू की रसोई और खेती। आज तो सुबह से ही बारिश हो रही, लगता है खेतों पर जाने का समय ही नहीं मिल पाएगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप बारिश रुकने का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन भैया, हमें तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। चलो भैया चलते हैं, बारिश तो ऐसे ही होती रहेगी। हाँ तुम सभी समय पर निकल जाओ, खेतों में से ज्यादा तो तुम्हारा काम जरूरी है। सुनो जी, आप लोग ये पन्नी लेकर चले जाओ, हो सकता है रास्ते में बारिश और तेज हो जाए। हाँ भाभी, आपने तो सही उपाय समझाया है, ये पन्नी हमारे लिए छतरी का काम करेगी। अगले दिन जब सुबह जगदीश जी अपने खेतों पर जाते तो देखते कि उनका पूरा खेत पानी से भरा हुआ है। तभी जगदीश जी बोलते हैं, ये तो खेतों का सत्यानाश हो गया, सारे पौधे बारिश में सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ऐसा ही रहा तो इस बार कोई भी फसल हाथ नहीं मिलेगी। एक काम करता हूँ, जितना हो सकता है खेतों का पानी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे काका, तुम अब खेत में मछली क्यों नहीं पकड़ने लगे? अरे नहीं मगरू, मैं मछली नहीं पकड़ रहा, बस खेतों से थोड़ा पानी बाहर निकाल रहा था। अगर खेत भरा रहा तो मेरे खेतों में टमाटर, मिर्च और प्याज सभी सड़ जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है, हमें अपने खेत ही का आधा अनाज किसी दूसरे को देना पड़ता है, बाकी जो बचता है उससे हम गुजारा करते हैं। हाँ वो तो है काका, एक तो बारिश की वजह से फसलों का बुरा हाल है, ऊपर से अगर फसलें खराब हो गई तो आप किसी दूसरे को क्या दे पाओगे? अब क्या करें मगरू, हमें बहुत मजबूरी में है, ये सब करना ही पड़ता है। चलो ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ, मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा था, तो दोनों साथ में ही चलते हैं, चलो। कुछ देर बाद जगदीश अपने घर पहुंच जाता है। तभी विमला बोलती है, आ गए आप? खेतों का क्या हाल है? खेतों में पानी भर गया है, जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा पानी बाहर निकाला है, लेकिन पता नहीं मौसम का क्या हाल होगा। इस बार तो लगता है बारिश ज्यादा होगी। हाँ, पहले दिन की बारिश और रोज के बादलों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर हमारे टमाटर और प्याज खराब हो गए तो खाने पीने की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप चिंता मत करो पापा जी, हमें इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही होगा। बारिश में भला खेतों में भरने से कौन रोक सकता है? आप ठीक कहते हो पापा जी, हम खेतों को भरने से नहीं रोक सकते, लेकिन किसी जुगाड़ के माध्यम से खेतों को खाली तो जरूर कर सकते हैं ना। पूरे खेतों का पानी खाली करना इतना आसान नहीं होगा। अगर हर दिन बारिश होती रही तो खेतों का पानी ही निकालने में सारा समय लग जाएगा, फिर खेती कब करेंगे? हम कुछ अलग सोच सकते हैं जिससे मेहनत भी कम लगे और खेतों का पानी भी अपने आप ही बाहर निकल जाए। हाँ, मेरे पास एक ऐसा ही जुगाड़ है जिसकी मदद से हम अपने खेत का सारा पानी आराम से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? हम ये कैसे कर सकते हैं? कल हम सभी खेत में चलेंगे, फिर तुम सभी को वहीं पर देख लेना कि मैं क्या करने वाली हूँ और वो सारा काम कैसे होगा। अगले दिन तीनों बहुएं खेतों पर जाती हैं। तब कविता उन्हें अपने जुगाड़ के बारे में बताती है। हम सभी इस खेत में ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक मेड़ बनाएंगे और बीच का हिस्सा खाली रखेंगे, ठीक है? फिर आखिर में निचले हिस्से से पानी निकलने का रास्ता बना देंगे। इस तरह ऊपर से पानी नीचे की तरफ आएगा और निचले हिस्से बना हुआ रास्ता खेतों से बाहर जाता है, उससे पानी बाहर निकल जाएगा। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छा जुगाड़ है दीदी। ऐसे में तो चाहे जितनी भी बारिश हो जाए हमारी फसलें खराब ही नहीं होंगी, कुछ नुकसान ही नहीं होगा। हाँ, फिर देर किस बात की, चलो दीदी काम शुरू करते हैं। कुछ देर बाद तीनों बहुओं ने मिलकर पूरा काम कर दिया, लेकिन जगदीश जी को एक और बात पता चली। बहुओं, तुमने खेत से पानी निकालने का जुगाड़ तो कर दिया, लेकिन रोज की बारिश से हमारे खेतों में एक समस्या और पैदा हो रही है, जिसे देखकर तो लगता है कि अब हम भी फसल को नहीं बचा पाएंगे। आखिर जगदीश जी कौन सी समस्या की बात कर रहे थे? जगदीश जी का परिवार खेती करने के बाद अपने खेतों की सब्जी और अनाज किसे देता था और क्यों? भारी बारिश के चलते तीनों बहुएं खेती को बराबर कैसे रखती थी? जब परिवार पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था तो बहुएं कैसे कर्ज का समाधान निकालती थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए कहानी के फ्लैशबैक में चलते।
जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है, मुझे तो खेतों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। खेतों की चिंता तो हम सभी को रहती है, लेकिन अब तो हमारे घर की हालत भी खराब हो चुकी है। हर बारिश में इसकी छत टपकने लगती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर की दिक्कत तो सह लेंगे, लेकिन खेतों में अनाज और सब्जी नहीं उगी तो भूखे मर जाएंगे। वो तो है जी, लेकिन आप इतनी चिंता मत करो। जो भी होगा पूरे गांव वालों के लिए होगा। उनके साथ हम भी कोई भी परेशानी झेल लेंगे। चलो ठीक है, अब मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा काम कर लेता हूँ। अब जगदीश खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें गांव का जमींदार मिल जाता है। क्यों रे? अरे कहाँ चल दिए? अरे जमींदार जी, आप, मैं बस खेतों की तरफ ही जा रहा था। अच्छा, मेरी बात तुझे याद है ना? आप चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे बात बिगड़ सकती है। अगर ऐसा नहीं हो तो मुझे कुछ बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं जमींदार जी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा। चल ठीक है, इंतजार करूंगा। कुछ दिन बाद जगदीश परेशान होकर अपने तीनों बेटों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी जगदीश बोलते हैं, बेटा, एक दिन मुझे जमींदार मिला था, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। लेकिन पिताजी, हम तो सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्ज पूरा ही नहीं हो पा रहा है, उतार ही नहीं पा रहे उनका कर्ज। उतरेगा कैसा? कर्ज के अलावा हमें ब्याज भी तो देना पड़ता है। सही कहा आपने, ऐसे तो हम जमींदार का ब्याज ही भरते रह जाएंगे पूरी जिंदगी। तभी अचानक वहां पर जमींदार पहुंच जाता है। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? क्यों रे जगदीश, लगता है तू जानबूझकर मेरे पैसे नहीं लौटाना चाहता। आखिर कब तक तेरा यह ड्रामा चलता रहेगा? जमींदार जी, आपने हम सबके ऊपर ब्याज भी बढ़ा दिया। अगर ब्याज नहीं होता तो हम आपका पैसा कब का दे चुके होते। ओहो, तो ये बात है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ा ऑफर है, जिससे तुम्हें बस कर्ज ही के पैसे देने पड़ेंगे। कैसा उपाय जमींदार जी? देखो, तुम लोग को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। और वो एग्रीमेंट क्या होगा? इस एग्रीमेंट के हिसाब से तुम लोगों को अपने खेत में उगने वाली सब्जी और अनाज का आधा हिस्सा में देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बदले में तुम्हारा ब्याज मैं छोड़ दूंगा, बस तुम्हें कर्ज के पैसे ही चुकाने पड़ेंगे। बताओ, मंजूर है? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? अगर हमने अपने खेत का आधा अनाज आपको दे दिया तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? देखो भाई, ये तुम लोगों के ऊपर है कि या तो तुम मेरी बात मान लो या जिंदगी भर कर्जा उतारते रहो। वैसे भी अब मैं ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता, हो सकता है तुम्हें आगे और दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए कहता हूँ कि सोच समझ कर फैसला लेना। ठीक है जमींदार जी, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं आपके दस्तावेज पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पिताजी, इस तरह तो हमें आगे चलकर परेशानी हो सकती है। तो अब कौन सा हम बिना परेशानी के जी रहे हैं? अगर ब्याज खत्म हो जाए तो हम पर कर्ज भी जल्दी उतर जाएगा। फिर जगदीश कुछ दस्तावेजों पर अपना साइन कर देता है और आज के बाद पूरा परिवार जमींदार को खेत का आधा अनाज देने के लिए मजबूर हो चुका था। कुछ समय बाद जब खेतों की सब्जियां और अनाज का आधा हिस्सा बटा तो जगदीश जी को बहुत ही कम सब्जियां मिल पाई। तभी विमला बोलती है, हमारे आधे हिस्से में बस इतनी सी सब्जियां आई हैं। हाँ, अनाज भी बहुत कम आया है। अब इन्हीं से सहारे हमें खाने पीने का इंतजाम करना होगा। इतने में गुजारा चला पाना तो बड़ा मुश्किल है। माँ जी, आप हमारे घर में रोज रोज अनाज बनेगा तो ये अगली फसल आने से पहले बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या हमें कभी कभी भूखे पेट ही रहना पड़ेगा? हमारी सारी कमाई तो अब जमींदार के कर्जों में ही चली जाएगी। इसी तरह चलता रहा तो हम घर का खर्च भी नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह पूरे परिवार को कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ जाता। धीरे धीरे बारिश का मौसम भी शुरू हो गया, लेकिन इसी बारिश में जगदीश ने खेती जारी रखी। जब फसलों में बंटवारे की बात आई तो इस बार जमींदार का एक आदमी सीधा जगदीश के खेत पर पहुंच गया। सुनो रे, मुझे जमींदार जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि जो भी माल उनके पास जाएगा वो जांच करके जाएगा, क्योंकि पिछली बार तुम लोगों ने अच्छी और खराब दोनों तरह की सब्जियां मिलाकर हम लोगों को सौंप दी थी, लेकिन इस बार तुम लोगों को कोई भी चालाकी नहीं करने दूंगा मैं। हाँ ठीक है, तुम अपने हिसाब से सब्जियां और अनाज छांट लेना। ये हुई ना बात? ऊपर की तरफ से छांट कर एक जगह रख लो।
इस बार बारिश की तो काफ़ी सब्जियां खराब हुई होंगी। खैर अभी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता है, तो मैं अच्छी अच्छी सब्जियां ले लेता हूँ। हाँ, बाकी तुम लोग अपने घर में इस्तेमाल कर लेना। कुछ देर बाद महेश सभी अच्छी सब्जियों को ले जाता और खराब सब्जियां जगदीश को मिल जाती हैं। अगली फसल की सब्जियां जल्दी उगा दी जाती है, लेकिन अब बारिश की दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आज तो सुबह से ही बारिश हो रही, लगता है खेतों पर जाने का समय ही नहीं मिल पाएगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप बारिश रुकने का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन भैया हमें तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। चलो भैया चलते हैं, बारिश तो ऐसे ही होती रहेगी। हाँ, तुम सभी समय पर निकल जाओ, खेतों में से ज्यादा तो तुम्हारा काम जरूरी है। सुनो जी, आप लोग ये पन्नी लेकर चले जाओ, हो सकता है रास्ते में बारिश और तेज हो जाए। हाँ भाभी, आपने तो सही उपाय समझाया है, ये पन्नी हमारे लिए छतरी का काम करेगी। अगले दिन जब सुबह जगदीश जी अपने खेतों पर जाते तो देखते कि उनका पूरा खेत पानी से भरा हुआ है। तभी जगदीश जी बोलते, ये तो खेतों का सत्यानाश हो गया, सारे पौधे बारिश में सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ऐसा ही रहा तो इस बार कोई भी फसल हाथ नहीं मिलेगी। एक काम करता हूँ, जितना हो सकता है खेतों का पानी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे काका, तुम अब खेत में मछली क्यों नहीं पकड़ने लगे? अरे नहीं मगरू, मैं मछली नहीं पकड़ रहा, बस खेतों से थोड़ा पानी बाहर निकाल रहा था। अगर खेत भरा रहा तो मेरे खेतों में टमाटर, मिर्च और प्याज सभी सड़ जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है, हमें अपने खेत ही का आधा अनाज किसी दूसरे को देना पड़ता है, बाकी जो बचता है उससे हम गुजारा करते हैं। हाँ वो तो है काका, एक तो बारिश की वजह से फसलों का बुरा हाल है, ऊपर से अगर फसलें खराब हो गई तो आप किसी दूसरे को क्या दे पाओगे। अब क्या करें मगरू, हमें बहुत मजबूरी में है, ये सब करना ही पड़ता है। चलो ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ, मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा था, तो दोनों साथ में ही चलते हैं, चलो। कुछ देर बाद जगदीश अपने घर पहुंच जाता है। तभी विमला बोलती है, आ गए आप, खेतों का क्या हाल है? खेतों में पानी भर गया है, जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा पानी बाहर निकाला है, लेकिन पता नहीं मौसम का क्या हाल होगा। इस बार तो लगता है बारिश ज्यादा होगी। हाँ, पहले दिन की बारिश और रोज के बादलों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर हमारे टमाटर और प्याज खराब हो गए तो खाने पीने की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप चिंता मत करो पापा जी, हमें इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही होगा। बारिश में भला खेतों में भरने से कौन रोक सकता है? आप ठीक कहते हो पापा जी, हम खेतों को भरने से नहीं रोक सकते, लेकिन किसी जुगाड़ के माध्यम से खेतों को खाली तो जरूर कर सकते हैं ना। पूरे खेतों का पानी खाली करना इतना आसान नहीं होगा। अगर हर दिन बारिश होती रही तो खेतों का पानी ही निकालने में सारा समय लग जाएगा, फिर खेती कब करेंगे? हम कुछ अलग सोच सकते हैं जिससे मेहनत भी कम लगे और खेतों का पानी भी अपने आप ही बाहर निकल जाए। हाँ, मेरे पास एक ऐसा ही जुगाड़ है जिसकी मदद से हम अपने खेत का सारा पानी आराम से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? हम ये कैसे कर सकते हैं? कल हम सभी खेत में चलेंगे, फिर तुम सभी को वहीं पर देख लेना कि मैं क्या करने वाली हूँ और वो सारा काम कैसे होगा। अगले दिन तीनों बहुएं खेतों पर जाती हैं। तब कविता उन्हें अपने जुगाड़ के बारे में बताती है। हम सभी इस खेत में ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक मेड़ बनाएंगे और बीच का हिस्सा खाली रखेंगे, ठीक है? फिर आखिर में निचले हिस्से से पानी निकलने का रास्ता बना देंगे। इस तरह ऊपर से पानी नीचे की तरफ आएगा और निचले हिस्से बना हुआ रास्ता खेतों से बाहर जाता है, उससे पानी बाहर निकल जाएगा। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छा जुगाड़ है दीदी। ऐसे में तो चाहे जितनी भी बारिश हो जाए हमारी फसलें खराब ही नहीं होंगी, कुछ नुकसान ही नहीं होगा। हाँ, फिर देर किस बात की, चलो दीदी काम शुरू करते हैं। कुछ देर बाद तीनों बहुओं ने मिलकर पूरा काम कर दिया, लेकिन जगदीश जी को एक और बात पता चली। बहुओं, तुमने खेत से पानी निकालने का जुगाड़ तो कर दिया, लेकिन रोज की बारिश से हमारे खेतों में एक समस्या और पैदा हो रही है, जिसे देखकर तो लगता है कि अब हम भी फसल को नहीं बचा पाएंगे। क्यों पापा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हो गया? बहू, पानी लगने की वजह से ज्यादातर सब्जियां सड़ने लगी हैं। अब तो खेतों से बदबू आने लगी है। इसके लिए तो हमें फसलों से खाद डाल देनी चाहिए ताकि फसलों को ज्यादा नुकसान न पहुंचे।
लेकिन बहू, थोड़ी बहुत खाद से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पूरे खेत की खाद, हर जगह खेत में खाद डालनी पड़ेगी। इस हिसाब से खाद के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और उतने पैसे अभी हमारे पास नहीं हैं बहू। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने जुगाड़ से नए प्रकार की खाद बना सकते हैं, जिसे खेतों में छिड़क सकते हैं। इससे ये होगा कि बिना पैसों के हमारी खाद तैयार हो जाएगी। ठीक है दीदी, आप हमें ये बताओ कि आपकी जुगाड़ वाली खाद कैसे बन सकती है? हमें इस खाद के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? हाँ दीदी, आप जल्दी से हमें बता दो कि कौन कौन सा सामान लाना है। फिर हम एक साथ मिलकर सभी सामान इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद उसकी खाद बना लेंगे। सीता, तुम एक काम करो, गांव में जिन लोगों के पास जानवर है उनके पास से थोड़ा थोड़ा करके गोबर लेकर आओ। और हाँ, हमारे घर पर जो टोकरी रखी है उसे भी साथ में लेकर जाना। इससे ये होगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा गोबर ला पाओगी। और पूजा, तुम एक काम करो, हमारे चूल्हे में जो उपले रखे हुए हैं ना, तुम वो सब इकट्ठा कर लो। ठीक है दीदी, लेकिन इन 2 चीज़ों के अलावा हमें और क्या इकट्ठा करना होगा? इन 2 चीजों के अलावा एक चीज और इकट्ठा करनी होगी, वो मैं खुद कर लूंगी। ठीक है दीदी, लेकिन आप कौन सी चीज़ इकट्ठा करने वाली हो, ज़रा हमें भी तो बताओ। मैं हमारे घर के बाहर जो नीम का पेड़ है उसकी पत्तियां इकट्ठा करूंगी और उन्हें तवे पर सुखाकर अच्छे से पीस लूंगी। फिर उन्हें खाद में मिला दूंगी। मतलब कि हम चूल्हे की राख और गोबर को एक साथ मिलाकर उसमें नीम की पत्तियों का चूरन भी मिला देंगे। इस खाद को हम जब खेत में फेंकेंगे तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, जो फसलों की सड़ाते हैं और जो फसलों को खराब करते, अब वो बच जाएंगी। इस तरह तीनों बहुओं ने मिलकर एक देसी खाद तैयार कर ली, जिसे देखकर उन्होंने अपने खेतों में छिड़क दिया। उसके बाद कई दिनों के बाद फसल फिर से अब सही होने लग गई थी, उनमें सुधार आ गया था। उधर जमींदार अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये जगदीश का बेटा तो अपनी सारी कमाई का पैसा देकर जल्दी जल्दी अपना कर्जा भरने लगे हैं, लेकिन अगर इन्होंने सारा कर्जा भर दिया तो हमें खेतों की सब्जियां और अनाज नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मालिक, आपने क्या सोचा फिर? बताओ, क्या करने वाले हो? अगर खेतों में कोई काम हो तो बताओ, हुक्म बताओ, हम करने के लिए तैयार है। मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। एक उपाय है मेरे पास, अगर किसी तरह हम उसके सारे अनाज और सब्जियों को नष्ट कर दे तो वो सारी चीज़ें खरीद कर खाएंगे। ऐसे में फिर उन्हें अपने बेटों के खर्चों में फंस जाएंगे और बेटे खर्चा ही नहीं दे पाएंगे और फिर इतनी जल्दी तो कर्ज नहीं चुका पाएंगे वो लोग। इस तरह जमींदार और महेश दोनों और बताए हुए काम को अंजाम देता। आखिरकार जगदीश जी की खेतों की फसल फिर से खराब होने लगी। अरे बहू, ये सब क्या हो गया? कुछ दिनों पहले हमारी फसल कितनी ठीक थी, सब सही चल रहा था, अचानक से ये सब क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दीदी, मुझे लगता है कुछ दिनों से खेत में अजीब सी बदबू भी आने लगी है। हाँ, मुझे भी ऐसी बदबू आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानबूझकर हमारी फसलों में हानिकारक रसायन डाल रहा है? सही कहा तुमने पूजा, अगर ऐसा है तो हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है। हाँ बहू, मैं कल से खेतों पर पहरा देना शुरू कर दूंगा। अगले दिन जगदीश जी अपने खेतों पर पहरा देने लगते हैं। एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि उनके खेतों की तरफ महेश आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चल लगा कि जगदीश जी खेत पर मौजूद हैं तो वह तुरंत वहां से मुड़ गया। महेश की यह हरकत देखकर जगदीश जी को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। अरे महेश, तू इतनी सुबह सुबह हमारे खेतों की तरफ क्या करने आया है? कुछ नहीं। अरे मैं तो बस ऐसे घूम रहा था। घूमने के लिए आया था? इतनी जल्दी? तेरा घूमना भी हो गया? जल्दी बोल, क्या छुपा रहा है तू? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तू ऐसे नहीं बताएगा, रुक, मैं तेरा इलाज करता हूँ। उन्होंने महेश को पकड़ लिया और गांव के थानों में सौंप दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने कार्रवाई की तो पता चला कि जमींदार की चाल थी। फिर पुलिस ने जमींदार को चेतावनी दी, अगर जगदीश जी के खेतों के कुछ भी गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार केवल जमींदार ही होगा। बहू, अब तो हमारी फसलें पहले से भी ठीक हो चुकी है।
हाँ पापा जी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जमींदार को उसके कर्मों की सजा मिल गई। अब हम जमींदार को ब्याज के रूप में फसल नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस थाने में साहब ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हमें केवल जमींदार का कर्जा देना होगा। और अब तो मैंने एक दूसरा जुगाड़ भी सोच लिया, जिसकी मदद से हम जल्दी से जल्दी जमींदार का कर्जा चुका पाएंगे। फिर उसके बाद हमें उसे 1 रुपया भी नहीं देना होगा। दीदी, कौन सा जुगाड़ है, जरा हमें भी तो बताओ। मेरे अगले जुगाड़ से हम सभी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। जब हमारे पास पैसे आने लगेंगे तो हम अपने पैसों से और अपने पतियों के पैसों से मिलाकर जमींदार का कर्जा चुका देंगे। अच्छा दीदी, हमें पैसे कमाने के लिए क्या करना होगा? हम अपने खेत के पास नींबू के पेड़ उगाएंगे और नींबू का अचार बनाकर बेचेंगे। इसके अलावा हम टमाटर की मदद से एक अलग तरह की चटनी तैयार करेंगे, जो सामान्य चटनी से एकदम अलग होगी। हम अचार और चटनी बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ठीक है दीदी, हम तीनों मिलकर अचार की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उधर गांव वाले तीनों बहुओं द्वारा बनाई गई खाद और खेत में पानी निकालने की प्रणाली और प्रभावित हो गए थे। सभी वही तरीका अपनाने लगे थे और खाद डालने लगे थे। इसी के चलते सभी के खेतों में बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती थी। उधर तीनों बहुओं ने अचार बेचकर जमींदार का कर्जा भी चुका दिया। बहू, वाह बहू, तुम तीनों ने कमाल कर दिया। तुम सभी हमारे यहाँ साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। घर का कर्ज भी उतार दिया, हमारे सिर का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। अगर बहुओं ने अपना नया काम शुरू नहीं किया होता तो अभी तक हम कर्जों में डूबे रहते। और तो और हमारे खेतों में भी अच्छी खासी फसल होने लगी है। अब हम खेतों की सारी सब्जियां अपने घर ला सकते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें कभी किसी चीज के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, भूखे पेट सोना भी नहीं पड़ेगा। इस तरह पूरा परिवार बरसात के मौसम में हरी भरी खेती करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उन सभी की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। गांव भर में सभी लोग उनकी इज्जत और सम्मान करने लगे थे। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।